औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकीलुर्रहमान FVN पर खुश आमदी। नाजरीन, ये मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था। एक व्लॉगर साहब हैं, बरतानिया में बैठ के अपना एक व्लॉग करते हैं, जिनका नाम है मेजर आदिल राजा साहब। तो मैं मेजर आदिल राजा साहब की वो प्रोग्राम था कि वो कुछ चंद एक कह लें कि कुछ 6-7 लोगों के सवालों का वो जवाब दे रहे थे, और मुझे यूँ अंदाज़ा होता है कि ये जो लोग सवाल भी कर रहे थे वो भी कहीं पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर रहे थे, किसी आउट ऑफ कंट्री से ही कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठ के इस तरह के सवाल नहीं किए जाते ना जी। मैं मेरा अपना एक सवाल है, बल्कि एक सवाल नहीं है, मेरे भी 2-4 सवालात है मेजर आदिल राजा साहब आपके साथ। काइंडली सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके लफ्ज़ों का चुनाव जो है, क्या वो एक पढ़े लिखे इंसान का चुनाव है? माशाल्लाह से आप मेजर हैं, या मेजर रिटायर हुए हैं, या फौज से निकाले गए हैं, या फौज से भगोड़े हैं आप, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव आपके पास, मतलब कि यही कुछ, मतलब कि इससे लफ्ज़ों के चुनाव से पता चलता है कि आप लोगों की तरबियत कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, आप बरतानिया में बैठे हुए हैं, यूरोप में भी घुमा होगा आपने, दुनिया भी देखी होगी आपने। बड़े मैं एक मुअद्दबाना तरीके से आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या किसी टीचर का बेटा होना, कि जिस तरह आपने एक हकारत की नज़र से कि एक मास्टर का बेटा, जनाबे वाला आर्मी चीफ साहब के बारे में, कि जो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, आप उनको एक हकारत से पुकार रहे हैं जी, एक मास्टर का बेटा। क्या मास्टर जो कि एक बुनियाद रखता है, एक कौम की बुनियाद रखता है, उसका बेटा होना कोई गुनाह है? क्या मास्टर का बेटा आर्मी चीफ नहीं बन सकता? क्या मास्टर जो है, यूरोप में आप चले जाएं, या आप बरतानिया में इस वक्त बैठे हुए हैं, वहां पे मास्टर की क्या इज्जत है, वहां पे टीचर की क्या इज्जत है? वो माशरा, जिस माशरे में आप बैठे हुए हैं, वहां पर तो टीचर का लेवल यहां तक लेके जाया जाता है कि टीचर को, मास्टर को एक इतनी इज्जत दी जाती है, इतनी ऑनर दी जाती है कि बहुत सी बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि बहुत सी अदालतों ने, जब पता चलता है कि ये यार एक टीचर का चालान हो गया बरतानिया में, जब पता चला अदालत को कि ये टीचर है, तो उन्होंने उनको सलाम सलूट भी पेश किया, और उनका वो जो चालान था उनको वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया। मतलब कि टीचर को तो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि यहाँ पर अगर एक टीचर का बेटा, बकौल आपके एक हकारत से कह रहे हैं कि मास्टर का बेटा, क्या वो आर्मी चीफ नहीं बन सकता? उसका कोई राइट नहीं है, उसका कोई हक नहीं है जनाबे वाला। दूसरा सवाल, क्या सिपाही, पाकिस्तान की आर्मी का जो सिपाही है, वो सिपाही ISS करके कमीशन लेके वो आर्मी चीफ नहीं बन सकता? दूसरा सवाल ये है, क्या सिपाही है तो आर्मी है, सिपाही है तो आगे आप लोग जैसे मेजर बनते हैं, कमीशन लेते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर होते हैं, फिर मेजर के बाद आप जैसे लोग जो है वो फारग होके आर्मी से निकल जाते हैं, या भगोड़े हो जाते हैं, या निकाले जाते हैं, या रिटायर हो जाते हैं। फिर ऊपर तक अगर जो कोई भी अगर आदमी मेजर से जब ऊपर जाता है, बकौल आपके जी इन्होंने शॉर्ट कोर्स किया है, इनको तो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हो जाना चाहिए था। यार इसमें तो फख्र की बात होनी चाहिए कि एक टीचर का बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल से होता हुआ, शॉर्ट कोर्स करता हुआ, वो आज अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें एक इज्जत दी है, एक इज्जत का रुतबा दिया है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं। इसमें तो फख्र होना चाहिए। आपको किस बात का गुस्सा है? क्या आप सिपाहियों की ये इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, सिपाहियों को बेइज्जत नहीं कर रहे हैं कि जी सिपाही उठ के एक आर्मी चीफ बन गया? आप जितने भी पाकिस्तान आर्मी के सिपाही हैं, सिपाही से लेकर सूबेदार तक, सूबेदार मेजर तक, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये आपको किसने हक दिया है कि आप सिपाही की इंसल्ट करें कि सिपाही उठ के एक आर्मी चीफ बन गया? कोई राइट नहीं है उनको, सिपाही को आर्मी चीफ बनने का। या वो जनरल तक जाता है, या ब्रिगेडियर से आगे मेजर जनरल बनता है, लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। क्या सिपाही के अंदर दिल नहीं है? क्या सिपाही इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है? सिपाही अपनी, अगर आज आसिम मुनीर साहब
आर्मी चीफ साहब अगर आज इस सीट पर पहुंचे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें इज्जत दी है तो अपनी काबिलियत के पे पहुंचे हैं। अगर बकौल आपके कि जो वो लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड अगर वो नहीं हुए तो इसका मतलब है वो आगे ऊपर तक गए हैं, ब्रिगेडियर बने हैं, मेजर जनरल बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं और आज वो आर्मी चीफ बने हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनमें कोई क्वालिटीज है, वो एक ज़हीन आदमी है, वाकई वो एक टीचर के बेटे हैं। उन्होंने एक साबित किया है कि एक टीचर का बेटा भी आर्मी चीफ बन सकता है। तो आप उनको एक हकारत की नज़र से, एक मैं क्या अल्फाज यूज़ करूं, खुदारा आप थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों के चुनाव पे गौर कीजिएगा। आपके जो अल्फाज है ना वो किसी पढ़े लिखे शख्सियत के या ख़ानदानी अल्फाज के चुनाव नहीं है। आपको आर्मी चीफ पे किस बात का गुस्सा है? मुझे तो यूं महसूस होता है आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के कारकुन बने हुए हैं। बरतानिया में बैठ के आप वहां पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं और इधर लोगों को आप भड़का रहे हैं कि जी आप जीएचक्यू, अच्छा सवाल नंबर तीसरा आ जाता है, तीसरा, क्या जीएचक्यू का घेराव करना चाहिए? आप कहते हैं कि जी खून का, ये जो आपने आखिर में एक सवालों का जवाब में जी जब दिया आपने कि जी इनकलाब जब भी आता है तो वो खून देकर आता है, तो फिर वेलकम टू द पाकिस्तान, वेलकम टू द पाकिस्तान आप आए और सबसे पहले आप अपना खून का नजराना, अपनी जान का नजराना पेश करें। आप लोगों में इश्ताल डाल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि आप जीएचक्यू का घेराव करें। आप उनको मुख्तलिफ रास्ते बताते हैं कि जब आरा बाजार से आए, 22 नंबर चुंगी से आए, माल रोड से आए, आप इस्लामाबाद से आए, आप पिंडी का घेराव करें, आप इस्लामाबाद आईएसआई के ऑफिस का घेराव करें। मेरा ख्याल है नाजरीन, मैंने जो महसूस किया, मैंने अक्सर इनके व्लॉग देखता हूँ, वो अक्सर वो क्या नाम है उनका, एक मेहदी साहब है, उनके साथ हैदर मेहदी साहब, उनके साथ ये प्रोग्राम करते हैं। इन लोगों में ये, और हैदर मेहदी साहब भी बाहर ही बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपने अपने इसी प्रोग्राम में ये जो सवालात आपसे लोग कर रहे थे, चंद को 7-8 लोगों ने सवालात किए हैं, उन सवालों के जवाब में आपने, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के बारे में कहा जी हिंदुस्तान आज खामोश क्यों है। और सर आदिल साहब, राजा साहब, हिंदुस्तान आप लोगों की वजह से खामोश है। हिंदुस्तान ने जो काम करना था वो तो खुशियां मना रहा है कि भाई हमें अब वो काम नहीं करना पड़ रहा। जो काम इस वक्त मेजर आदिल कर रहा है, जो हैदर मेहदी कर रहा है, हम क्यों करें? आप तो इस वक्त मेजर राजा आदिल पाकिस्तानी नहीं लग रहे, आप इस वक्त मुझे मेजर आर्या लग रहे हैं। मेजर आर्या इंडियन जो आर्मी का एक मेजर आर्या है जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ देता है, मुखालिफ, वो जो कहता है कि जी इमरान खान ने, हम 70 सालों में वो काम नहीं कर सके जो इमरान खान ने कुछ अरसे में ये काम कर दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है। तो आप तो मुझे मतलब कि यकीन करें कि आपके रूप में मुझे मेजर आर्या नजर आ रहे हैं। क्या ये कौन सा तरीका है पाकिस्तान में इनकलाब लाने का? सर अगर आप इतने बड़े लीडर बनते हैं या इतने बड़े आप पीटीआई के कोई रहनुमा या कोई लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान आके बने, वहां पे आके गरीब आदमी का, ज़ल्ले शाह जैसे बंदों का, या जो वो क्या वजीराबाद में बंदा जो मौजम था, उन जैसे बंदों का, गरीब आदमियों का खून पे आप इनकलाब लाना चाहते हैं। आप इसका मतलब कि लाशों की सियासत करना चाहते हैं। आपके जो बकौल आपके क्या आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब लाशों पे सियासत करना चाह रहे हैं। यार लीडर खुद कुर्बानी देते हैं। आप तारीख तो आज़ार, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, अब बाहर बैठ के, मेरा तो ख्याल है कि पढ़े लिखे भी पता नहीं इसलिए होगा क्योंकि आप में जो भगोड़े हैं या निकाले गए हैं, तो पढ़े लिखे भी आप पता नहीं वल्लाह कितने होंगे। तारीख उठा के देखिए, तारीख में लीडर खुद कुर्बानी देते हैं। अगर इनकलाब की आप बात कर रहे हैं ना, तो इनकलाब में लीडरों का खून बहाया जाता है, लीडरों का खून दिया जाता है, लीडर अपने खून देते हैं, लीडर जेलें काटते हैं, लीडर घरों में नहीं बैठते हैं। नाज़रीन, उसके बाद मेजर आदिल साहब से मेरा चौथा, इनसे भी कोई 7-8 लोगों ने सवाल किया, तो ये मेरा इनसे चौथा सवाल है कि आप आईएसआई के बारे में, ये मतलब पूरा एक स्टैब्लिशमेंट आर्मी पाक फौज के खिलाफ आपने पूरा ये प्रोग्राम किया है, और वो मैं हैदर मेहदी साहब का भी साथ आपका वो प्रोग्राम देख रहा था, वो भी आपने पूरा एक फौज के खिलाफ प्रोग्राम किया है। आपको इतनी आर्मी चीफ से इतनी नफरत क्यों है? सिर्फ इसलिए
सिर्फ इसलिए कि आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें इज्जत दी, आर्मी चीफ बन गए हैं, या सिर्फ इसलिए कि जब वो ISI के चीफ थे और उन्होंने उस वक़्त खान साहब को, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बुशरा बीबी की करप्शन की फाइलें दिखाई थी कि सर ये बुशरा बीबी की और उस्मान बुज़दार की करप्शन की कहानी है, कि सर प्लीज़ रोके, सर प्लीज़ रोके। और यकीन करें नाज़रीन, इधर अगर थोड़ा सा भी कोई समझदार या जहन रखने वाला कोई इंटेलिजेंट बंदा होता या पाकिस्तान का खैर ख्वाह होता तो उस वक़्त आसम मनीर साहब को अप्रिशिएट करता। वेल डन आसम मनीर, कि तुमने ये मेरे घर की करप्शन को बेनकाब किया है, और मैं अब इस करप्शन को कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर वालों को भी समझाऊँ, खातून अव्वल को भी समझाऊँ और उस्मान बुज़दार को भी उस सीट से फारग करूँ। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए था और इस करप्शन को रोकना चाहिए था। इसके आगे आप दीवार बनते, ना कि आप उस वक़्त आसम मनीर साहब की ट्रांसफ़र करवाते। और दूसरा, राजा साहब, आपसे 5 सवाल है। जितने सवाल आपके नाज़रीन ने किया उतने सवाल मैं आपसे करूँगा। मैं एक छोटा सा मामूली सा यूट्यूबर हूँ, आपका और मेरा मुकाबला नहीं है, लेकिन आपके जो जवाबात थे और आपके सवालों से सुनकर मुझे एक छोटे से यूट्यूबर को हंसी आ रही थी कि यार ये कौन लोग हैं जो आपके पीछे लग जाते हैं। आप तो माशाल्लाह, आपके तो बड़े बड़े मिलियन के हिसाब से सब्सक्राइबर है, मैं तो एक सैकड़ों के चंद 100 का एक सब्सक्राइबर हूँ, छोटा सा। लेकिन अफसोस हुआ मुझे आपके लफ्ज़ों के चुनाव पर। उसके बाद आप बाजवा साहब को बुरा भला कह रहे हैं। आज आपको बाजवा साहब के ससुर में बुरा नज़र आ रहा, आज आपको बाजवा साहब का ससुर जो है वो गैर मुस्लिम नज़र आ रहा है। उस वक़्त बाजवा साहब कहाँ पे थे जब प्रोजेक्ट इमरान डेवलप हो रहा था, जब प्रोजेक्ट इमरान को तैयार करके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया। और उसके बाद भी जब बाजवा साहब उस वक़्त की PTI की हुकूमत इमरान खान साहब के लिए कभी सऊदी अरब जाते थे, कभी चाइना जाते थे, मुख्तलिफ जगह से इनकी मदद किया करते थे। और बकौल खान साहब के बाजवा साहब जमहूरियत पसंद आदमी हैं, बाजवा साहब की तारीफ़ें करते हैं, खान साहब के मुँह नहीं थकता था। वो हर प्रोग्राम पे बैठ के बाजवा साहब की तारीफ़ें किया करते थे। अगर बाजवा साहब ने अदम एतमाद से चंद अरसा पहले सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह ले कि बकौल जैसे खान साहब के लिए हमने कहा जी अदम एतमाद को नाकाम बना दे, और उन्होंने हाथ पीछे उठा लिया कि नहीं जी हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो बाजवा साहब को क्या कुछ नहीं कहा गया। कभी बाजवा साहब को गद्दार क्या कहा गया, कभी मीर जाफ़र कहा गया, कभी मीर सादक कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि जो आदमी या जो फैसला या जो जज या जो आर्मी चीफ आपके हक में बोले वो ठीक है, वो अमर बिल मारूफ है या अमर बिल मारूफ के साथ खड़ा है। लेकिन जो आपकी गलत पॉलिसियों से, गलत फैसलों की मुखालफत करे कि यहाँ पे आप गलत है या PTI या खान साहब गलत है, तो वो काफिर भी हो जाएगा, वो गद्दार भी हो जाएगा, वो चौकीदार भी हो जाएगा, वो जानवर भी हो जाएगा। यार ऐसे नहीं राजा साहब, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, काइंडली ऐसे ना करें। आप तो इस वक्त हिंदुस्तान का काम आसान कर रहे हैं। आपका वही सवाल कि जी हिंदुस्तान खामोश बैठा हुआ तमाशा देख रहा है, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से तमाशा देख रहा है। आप जैसे जब तक लोग पैदा होते रहेंगे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान को ना लड़ाई करने की ज़रूरत है, ना जंग करने की ज़रूरत है, ना कोई मीडिया पे आके पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगवाने की ज़रूरत है। जब तक आप जैसे मुहब्बे वतन, मैं आपको मुहब्बे वतन ही कहूँगा, मैं आपको कोई दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आपके लिए मैं लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा और कोशिश करूँगा कि खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव आपके लिए मैं करूँ, कि जब तक आप जैसे लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन आर्मी से, मतलब कि कुछ आपने मेजर तक पहुँचे हैं, कोई 8-10 साल आपने सर्विस की होगी, आर्मी का नमक भी खाया होगा। मेरा भी आर्मी से तल्लुक़ है। मुझे तकलीफ़ होती है जब आप सिपाही को हकारत की नज़र से देखते हैं, सिपाही के बारे में कि ये आज उठ के सिपाही बना, फिर यार अपनी काबिलियत से ये सिपाही से ISS का एग्ज़ाम पास करके ये सेकंड लेफ्टिनेंट कमीशन लिया इन्होंने, फिर लेफ्टिनेंट बने, फिर ऊपर तक तरक्की की। ये उनकी इंटेलिजेंसी थी, इंटेलिजेंट थे, ज़हीन थे, अपनी काबिलियत से आज वो आर्मी चीफ बने हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान को जब तक आप जैसे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जहाँ
मुल्क के बाहर जहां बैठ के प्रोग्राम करते हैं तो हिंदुस्तान को बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नाजरीन, बाजवा साहब के खिलाफ इन्होंने बड़ा मतलब उनके ससुर के खिलाफ, कल तक बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, आज वो भी बाजवा साहब भी, मैं अब क्या इन लोगों की नज़र में बाजवा साहब क्या बन चुके हैं। दूसरा नाजरीन, इन्होंने एक सवाल के जवाब में कि जी क्या क्या आइंदा इलेक्शन होंगे, तो फिर वहां पे राजा साहब, वो जी आधे जज तो जज भी बटे हुए हैं और आधे जज तो जो वकील थे नवाज शरीफ के, आज वो जज बन चुके हैं, तो नवाज शरीफ के हक में फैसले देते हैं। मुझे आपसे एक सवाल है कि क्या जब नवाज शरीफ को ना अहल किया गया था, मैं नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। देखिए, आपका काम नहीं है किसी पार्टी को सपोर्ट करना। आप तो एक या तो कह के जी मैं पार्टी का, मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मैं पीटीआई का रुकन हूँ, मैं बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के मुखालिफ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। आप एक सहाफ़ी भी बन रहे हैं और आप एक यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, सहाफ़ी बनने की भी कोशिश करते हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्टी भी बन रहे हैं। पार्टी ना बने, फिर आप खुल के बराबर की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे अपना प्रोग्राम किया करें। क्या नवाज शरीफ को पनामा के केस से जो है वो अपना दूसरा ओकामा पे नाहल नहीं किया गया? आज साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस, कह रहा है कि जी मैंने सिर्फ 3 पॉइंटों पे उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, सिर्फ 3 सवालों पर, 3 पॉइंट्स पर सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। ये तो अब आगे उनका एक सियासी नारा था, सियासी बात चल निकली, लेकिन आज वो अपनी बात से पीछे हट गए कि सादिक और अमीन मैंने सिर्फ 2-3 बातों पे कहा था, उन्होंने 3 सवालों पे कहा था। तो क्या नवाज शरीफ उस दौर में मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था? जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के दौर में हुई, ना कि पीपल्स पार्टी दौर में हुई है। और आप बताएं कि पीटीआई का जो 3.5-4 साल का दौर है, पाकिस्तान में क्या तरक्की हुई है? पाकिस्तान में क्या कोई तरक्याती काम हुए हैं? पाकिस्तान में क्या मतलब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग गए हैं? कोई बिजली का सस्ती हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ था, महंगाई सस्ती हुई थी। मैं तो बल्कि कहता होता हूँ नून लीग वालों को या शहबाज शरीफ साहब को कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी अदम एतमाद करने की? उस वक़्त इमरान खान का ग्राफ 0 पे आ चुका था। अगर आज अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो यकीन करे पीटीआई का कोई बंदा टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई बंदा पीटीआई का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। और हो सकता कि आज राजा साहब भी, राजा आदिल साहब, हो सकता है आप भी आज पीटीआई के साथ ना खड़े होते। हकीकत है कि और इमरान खान के साथ एक भी वर्कर नहीं होना था, लेकिन अफसोस कि ये इन लोगों ने अदम एतमाद करके अपनी सियासत भी तबाह की और मुल्क में महंगाई भी की। इसमें कोई शक नहीं, मुल्क में महंगाई इंतहा तक पहुंच चुकी है, गरीब आदमी का जीना दुभर हो चुका है और मुल्क इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है और मुल्क जो है और उसकी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी दे रहा है। और हर दौर में हमेशा गरीब आदमी कुर्बानी देता है, लाशें भी गरीब आदमी की गिरती है। आप जैसे आदमी बाहर बैठ के इनकलाब की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान आए फिर आके अपना आपको पेश करें, अपना खून पेश करें, अपनी कुर्बानी दें, जेल जाएं। जेल जाने से आप कहते हैं मैं पाकिस्तान आ गया तो मुझे भी अंदर कर देंगे, फिर डरते क्यों हैं बाहर? फिर या तो आप डरपोक आदमी हैं, बहादुर बने राजा साहब, बहादुर बने, इस तरह नहीं। नाजरीन, राजा साहब ने ये जो 8-10 सवालों के जवाब दिए हैं, मेरी नज़र में, और आप सबने भी सुना होगा, मेरी नज़र में इन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जो दुश्मनों का जो बयानिया होता है, उस बयानियों को इन्होंने डेवलप किया है और आर्मी के सिपाही को हकारत से देखा है कि सिपाही क्या है इनकी नज़र में। बकौल आपकी नज़र में राजा साहब, बकौल आपकी नज़र में सिपाही, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि आपकी नज़र में सिपाही सिर्फ इतना सा छोटे सा मामूली सा इंसान है। सिपाही को कोई हक नहीं है कि वो सेकंड लेफ्टिनेंट बने, कमीशन ले, कैप्टन बने, मेजर बने, ब्रिगेडियर बने और आर्मी चीफ बने। सिपाही को कोई राइट नहीं है? इसी तरह ही है ना। अफसोस होता है यार, आप जैसे टीचर का बच्चा जो है
वो तरक्की नहीं कर सकता है। टीचर का बच्चा आर्मी चीफ नहीं बन सकता। और जनाब आप भी किसी टीचर के से पढ़े हुए हैं, टीचर आप भी किसी मास्टर से पढ़े हुए हैं। और अच्छा देखिएगा कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के वालिद हेड मास्टर रिटायर हुए थे और आज भी उनके एक भाई स्कूल टीचर है और उनको फख्र है। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को फख्र है। ये जब आर्मी चीफ बने थे तो उनके मोहल्ले में एक 7 मरले का घर था और आज भी उनका भाई उसी घर में रहता है। बताएं ये एक ईमानदार आर्मी चीफ की निशानी है कि नहीं है? आर्मी चीफ बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेजर जनरल थे, ब्रिगेडियर थे। क्या ये अपने भाई को प्रमोट नहीं कर सकते थे? कोई बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व कर? अगर इन्होंने कोई करप्शन की होती, ये भी करोड़ों अरबों रुपया कमा के कहीं बाहर अमेरिका में बकौल आपके भी सारे जनरल बाहर गए, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बात की एग्री करता हूँ। लेकिन क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के आज भी भाई स्कूल टीचर है और उनको भी फख्र है? तो जनाबे वाला स्कूल टीचर पे शर्मिंदा वो नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मास्टर का बेटा कहना, मेरा ख्याल है कि आपकी जहनीत, आपकी सोच, आपका जो माइंड सेट है ना आप जैसे लोगों का, वो आप जाहिर होता है, वो नज़र आ गया। मेजर साहब मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये मेरा प्रोग्राम आप तक पहुंचा तो मास्टर का बेटा होना कोई गुनाह है या सिपाही को आप इतनी हकारत की नज़र से देखते हैं और मास्टर का आपने पाकिस्तान पे क्या लेवल कर दिया कि मास्टर के बेटे को कोई हक नहीं है। आप बरतानिया बैठे हुए हैं, यूरोप भी जाते रहेंगे, वहाँ पर ज़रा काइंडली उन मुल्कों में देखिएगा, तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखिएगा कि मास्टर को, टीचर को क्या रुतबा दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजा आदिल साहब मेरे इन सवालों का ज़रूर जवाब देंगे। और राजा साहब अगर आपकी मैंने कोई शान के ख़िलाफ़, आपकी इज्जत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो तो मैं उसके लिए आपसे मैं माज़रत भी चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी की दिल आज़ारी या किसी की दिल शिकनी आपकी तरह नहीं करना चाहता। और फ़ख्र है हमें पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। और मैं वेलकम टू द मार्शल लॉ, वेलकम टू द मार्शल लॉ, वेलकम टू द आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। सर आएँ और मुल्क की बागडोर संभालें और इन जैसे राजा और राजाओं को बताएं कि मुल्क कैसे तरक्की करता है और एक सिपाही का बेटा कैसे मुल्क को आगे लेके चल रहा है। और इंशाल्लाह इन्हीं मास्टर साहब का बेटा एक दिन पाकिस्तान को तरक्की की पटड़ी पर जरूर चढ़ाएगा, ये मुझे यकीन है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का और अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।